Hello everyone. So today date is 17th February in 2024. We are going to solve some PYQs of kinetic theory of gases chapter of physics. काफ़ी छोटा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इसका बेसिक आपको क्लियर करा देती हूँ पूरे चैप्टर का, तो उससे काफ़ी मदद हो जाएगी क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आइडियल गैस लो। आइडियल गैस लो क्या होता है? इसमें मतलब आइडियल गैस लो में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लो, चार्ल्स लो वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये देखो आपके केमिस्ट्री में भी मतलब थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर में भी आता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। ये जो आइडियल गैस वाला कंसेप्ट हो गया, या बॉयल्स लो, चार्ल्स लो वगैरह, ठीक है। और ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पे फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो ये आपको कई जगह ये टॉपिक आपने पढ़ भी लिया होगा, इजी भी और देखने को भी मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ बॉयल्स लॉ के बारे में। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ें आप याद रखोगे, बॉयल्स लॉ की जब भी बात हो रही है, यानी कि टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फॉर आ फिक्स्ड या गिवन मास आएगा, एक मिनट, for a fixed or given mass of perfect और आइडियल गैस, जो प्रेशर होगा किसका, गैस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू वॉल्यूम ऑफ, जो गैस की वॉल्यूम होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि अब इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ यहाँ पे। फॉर अ गिवन मास इज इक्वल टू कांस्टेंट मास, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि इस प्रोसेस का नाम होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट इज वी कैन से P इज इक्वल टू के अपॉन वी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा के हम यहाँ पे के पुट करते हैं, राइट। सो पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसके मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एज इट इज आपसे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, वो आपको मतलब 3 से 4 ये हमारे पास होते हैं। देखो इसमें क्या है, टेम्परेचर सेकंड ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। जब आपसे ऐसे ग्राफ देकर ऐसे पूछा जाए तो जो ऊपर दे रखा होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, ठीक है। दूसरा इसमें आपको ग्राफ याद रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या लूँ, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर में इंक्रीज आएगा ओनली, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें बॉयल्स लॉ में। दूसरा वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगी, क्योंकि आप जानते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के। इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो इसमें वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि इसमें वॉल्यूम कम, इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो।
रियल गैस एंड आइडियल गैस, क्या फर्क है इसमें? आइडियल गैस वो होती है जो सारे गैस लॉज को फॉलो करे, विच फॉलोज ऑल गैस लॉज, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है इसमें। देखो यहाँ पे देखो अब, ग्रेटर देन T1, ये जो है ये मैंने आपको ये बनाया जो रेड से, ये आइडियल है, और ब्लू से जो बना रखा है ये रियल गैस है। देखिए रियल गैस जो है बिहेव्स एज आइडियल गैस, किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। इस कंडीशन में, यानी कि इसको आप HTPL इस जो है शॉर्ट टर्म से भी याद रख सकते हो कि रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह किस कंडीशन में बिहेव करती है? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। अब सेकंड हम बात करेंगे किसकी? चार्ल्स लॉ की। हमने बॉयल्स लॉ अच्छे से कर लिया, सेकंड बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। पीछे हमने अभी आइसोथर्मल प्रोसेस वाला किया, कौन सा? बॉयल्स लॉ, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक गिवन मास ऑफ परफेक्ट आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है गैस का। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में जो है हमें निकालना होता है, प्रोवाइडेड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ये टर्म्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रेशर कांस्टेंट यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT, और आपको होता है PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला होता है, सो P अपॉन T इज इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। पीछे हमारे पास बॉयल्स लॉ में P1 V1 P2 V2 ये था, राइट। अभी चार्ल्स लॉ में हमारे पास ये फॉर्मूला इसका निकल के आता है। प्रोसेस कैसा होता है? आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब जैसे हमने पीछे चार्ल्स लॉ के कुछ ग्राफ करे, यहाँ पे इसके भी हम ग्राफ पढ़ेंगे। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज आता है। हाँ, इसके केस में भी हम रियल गैस और आइडियल गैस को एक बार देख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, ये आइडियल है, ये रियल है गैस। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? रियल गैस टेंड्स टू, चार्ल्स लॉ में क्या होगा? रियल गैस जो है
टेंड्स टू बिहेव एज आइडियल गैस किस कंडीशन में? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वही जो पीछे कंडीशन थी। नहीं अपोजिट है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, वहाँ पीछे हमारे पास क्या था? प्रेशर हाई था, राइट। उसमें प्रेशर हाई था, यहाँ टेम्परेचर हाई है, उसमें जो है टेम्परेचर लो था, मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा था, इसमें प्रेशर कम है, ये उल्टा हो गया। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको कुछ बता देती हूँ यहाँ पे मैं। इफ टेम्परेचर इज इन, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो, सो फॉर ईच डिग्री राइज, जितना मतलब कि पर डिग्री राइज टेम्परेचर में इन सेल्सियस, जो वॉल्यूम होगी गिवन मास की किसी भी गैस की, इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज करेगी? 1/273 ऑफ इट्स, उसकी वॉल्यूम का 1/273 वो इंक्रीज होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट और कहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। वी टी, ये जो हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट इंटू T/273, राइट। सो हम लिख सकते हैं V 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नोट, यानी V I डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नोट प्लस वी नोट इंटू 1/273, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए होगा। सेकेंडरी में पूछा गया टेम्परेचर, तो आप V नोट प्लस वी नोट इंटू 2, यहाँ पे 1 के प्लेस पे 2 पुट करोगे। 3 की बात हो रही है तो यहाँ पे आप 2 के प्लेस पे 3 पुट कर दोगे। ऐसे आपको ये सोल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला, इसका मैं ग्राफ भी आपको जो है बनाकर एक बार बता देती हूँ। At pressure is equal to constant, ये ऐसे पीछे की साइड जो है स्लोप जाएगा, ये हमारे पास क्या है? वी नोट, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसका मैं लिख के दिखा रही हूँ। स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या? टेंजेंट थीटा का, यानी कि वी नोट अपॉन 273, वी 0 आप बोल सकते हो। यहाँ पे वी इज इक्वल टू 0 हो गया, टेम्परेचर -273 सेल्सियस और टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। सो इसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वी नोट प्लस T/273, यानी कि लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी नोट अपॉन 273 T प्लस वी नोट। वी क्या है यहाँ पे? वाई इज इक्वल टू, ये क्या है? mx प्लस ये क्या है? c, ये m है, ये x है प्लस c, ये हमारे पास आएगा। यानी कि ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है। एंड y, अगर y इंटरसेप्ट यहाँ पे करता है इसके साथ तो वो पॉजिटिव, उसके लिए भी पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवोगाड्रोस नंबर की। इसको इरेज करके एवोगाड्रोस नंबर, या नंबर नहीं, हाइपोथेसिस लिखते हैं एक्चुअली। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी, इसमें दोनों चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेस की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, यानी कि जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। इसके अनुसार क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको पता है पी क्या होता है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर केल्विन में, राइट। ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, हालांकि केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। कुछ वैल्यूज बता देती हूँ जो एनसीईआरटी कह रही हूँ, न्यूमेरिकल के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट है। एक एटीएम लगभग इक्वल टू 1 बार इज इक्वल, मतलब कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10⁵ पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वेयर भी हो सकता है। और अगर mmHg में बात करें तो 760, और अगर टोर में बात करें तो 760 टोर। लीटर की बात कर लेते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में करेंगे, और डेकामीटर में 1 डेकामीटर क्यूब, ये हमारे पास होता है। अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ गैसेस की, इसका क्या फॉर्मूला होता है। पहले मैं एक पूरे चैप्टर की आपको रिवीजन दे रही हूँ यहाँ पे, फिर हम अपने जो है पीवाईक्यूज की तरफ मूव करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के तौर पे बात करूं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या बोल सकते हैं पी वी इज इक्वल टू, ये मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। तो यहाँ पे m अपॉन m मैं इसके प्लेस पे पुट कर सकती हूँ आर टी, ठीक है। यहाँ पे m और v को हम अलग से बाहर ले लेंगे, p अंदर आ जाएगा, p m अपॉन आर टी, ये हमारे पास आ गया। यानी कि m अपॉन v क्या है, यहाँ पे मास अपॉन वेल्स जो हमारे पास क्या था, डेंसिटी, तो यहाँ पे मैं इसको d पुट कर सकती हूँ ऑब्वियसली, पी एम अपॉन आर टी, ये आ गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला। डेंसिटी जो हमेशा हम मेजर करते हैं केजी पर मीटर क्यूब में इसकी मेजरमेंट की जाती है। इसके बारे में बता देती हूँ, यहाँ पे क्या कुछ है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में, मोलर मास केजी में, और टेम्परेचर केल्विन, राइट। और जो है हमारे पास ये जो आर है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपको पता होगा, इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस में दे भी रखी होती है, ना भी दे रखी हो तो इसको याद रख लेना, 8.314 जूल पर मोल केल्विन ये होती है, ठीक है। ये वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है हमेशा, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी में जो है इसके एक दो फॉर्मूले और हैं, ये अभी हमने निकाल लिया था, पी एम अपॉन आर टी। मोलर मास, ये जो m है, इसका भी आगे फर्दर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गिवन मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, n ये क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इसको बोला जाता है। सो d इज इक्वल टू पी एम, यानी प्रेशर m इंटू एन ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर अपॉन एन ए इंटू टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पी एम अपॉन के टी। ये पूरी बीच की थ्योरी नहीं याद रखना चाहते, बेशक छोड़ दो। फॉर्मूले जो दो मैंने आपको बताए हैं कि ये वाला और एक डेंसिटी का ये वाला, ये फॉर्मूले आपको याद रख लेना। एम क्या है, यहाँ पे मास है एक मोलिक्यूल का, के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो फॉर्मूले हमारे पास d इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी एम अपॉन के टी, ये हमारे पास जो है डेंसिटी का ओवरऑल फॉर्मूला आया। व्हेन वी वांट मास ऑफ 1 मोल, जब हम एक मोलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं मोलर मास के
जगह पे एक ही मोलिक्यूल का मास निकालना है, मोलर मास नहीं निकालना, तो उस दौरान हम ये फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इस कंटेक्स्ट में आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आइडियल गैस एंड रियल गैस। यहाँ पे देखो आइडियल गैस का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी हो गया, यानी पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, 1 मोल के लिए जब हम बात करते हैं, और ये हमेशा वैलिड भी रहता है। अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखा रही हूँ आपको। पीवी अपॉन आरटी ये 1, ये यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2। तो यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ये रियल गैस है। कौन सी, ये वाली टेम्परेचर 1 वाली जो आपको दिख रही है, इसको मैं रेड से कर देती हूँ। खैर, रियल गैस, आइडियल गैस, और ये भी क्या है, रियल गैस है। ये हमेशा ऑलवेज, ये हमेशा क्या रहती है, आइडियल रहती है। देखो ये टेम्परेचर 2, ये टेम्परेचर 1, कंडीशन देती हूँ टेम्परेचर 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एट हाई प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए लेकिन प्रेशर लो। जो रियल गैस है, ये जो रियल गैस आपको दिख रही है, रियल गैस टेंड्स टू एक्ट एज आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लग जाएगी, एक्ट एज आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि ये आप वही कंडीशन, शायद मैंने आपको थोड़े टाइम पहले इसके बारे में बताया था, ये कंडीशन HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इससे आप याद रख सकते हो। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगती है। अब हम थोड़ी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस वगैरह हैं इससे रिलेटेड, वो बात करेंगे अब यहाँ पे। देखो पोस्टुलेट्स की बात करें, अजम्पशंस वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या है, गैस जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेम गैसेस के, वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक रिस्पेक्ट में, यानी कि मास, शेप, साइज, हर एक रिस्पेक्ट में वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, यानी कि ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये मैंने आपको बताई थी ये बात। ठीक है, जितने भी कोलिजन होते हैं गैस के मॉलिक्यूल के, उनके मतलब अमंग देमसेल्व्स, और जो वॉल होती है जो कंटेनर की वॉल होती है, ऑब्वियसली कंटेनर की वॉल और मॉलिक्यूल्स के विद इन तो एक कोई भी कोलिजन वगैरह हो रहा होगा ना, वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है नेचर में। कैसा, इलास्टिक नेचर में, यानी कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल।
प्रेशर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल में होगी। जो प्रेशर होता है गैस का वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल, जो वॉल होती है कंटेनर की उनके साथ जो कोलिजन होता है उसकी वजह से जो है गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है। यानी कि ये पॉइंट भी याद रखोगे, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल्स के पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ये कभी भी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर इन केल्विन। देखो अगर टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, यानी कि एब्सोल्यूट 0, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी। यानी कि मोलिकुलर मोशन जो है, मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स, मोलिकुलर मोशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की वो हमेशा नेग्लिजिबल होती है जब हम उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? जितनी वॉल्यूम एक गैस ने ऑक्यूपाई ऑलरेडी कर ली है उसके कंपैरिजन में जब हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करते हैं तो वो नेग्लिजिबल हम उसको कंसीडर करते हैं। कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक आइडियल गैस के केस में ग्रेविटी हमेशा नेग्लेक्ट की जाती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो काफी छोटे और रिजिड स्फीयर होते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम के। एब्सोल्यूट 0 पे जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो रुक जाता है। मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर 0 केल्विन, काइनेटिक एनर्जी 0, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करेंगे अब यहाँ पे। P इज इक्वल टू 1/3 m/n/μ²r/ms। सबसे पहले तो टर्म्स को समझो, क्या कुछ बताया लिखा है मैंने, इसका मतलब पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। M क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। V क्या है? अच्छा अपॉन में V तो लिखा ही नहीं हमने। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। RMS क्या होता है? रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये N क्या है? कैपिटल N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। ये हमारे पास है ये। अगर ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। अगर बात करें किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए बात करी जाए तो N इज इक्वल टू क्या होता है? μA, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू 1/3 m/n/μ²r/ms/v, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3 m/μ²r/ms/v, जो मैंने अभी वहां पे ऊपर हमने निकाला है। PV इज इक्वल टू 1/3 m/μ²r/ms। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम के प्लेस पे 2 इंटू 1/2 m, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे μ²r/ms। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके फाइनल रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए और वही आपको याद होना चाहिए, विच इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV फॉर 1 मोल। काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की निकालनी हो उसके लिए फॉर्मूला 3/2 इंटू P1। 1 मोल का जो होता है 1 मोल इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। ऑब्वियसली आइडियल गैस का फॉर्मूला PV इज इक्वल टू आ जाएगा RT, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि PV इज इक्वल टू RT। जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 मोल की वो क्या होगी? इज इक्वल टू 3/2 RT भी हो सकता है जब इस केस में हम बात करते हैं, वरना प्रेशर वॉल्यूम का दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं, बीच का बेसिक से आपको थ्योरी समझ ना आई हो, मतलब कि वो जो हमने बात की। और अगर n मोल्स के लिए निकालने की बात करी जाए कि भाई फॉर n मोल्स, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? 3/2 nRT। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। एक मॉलिक्यूल के लिए बात करी जाए, ये n मोल्स के लिए था, फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल की किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, जो 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अपॉन n, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि आप याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। सिंपली फॉर्मूला ये याद रखना है आपको,
ठीक है, अब थोड़ा सा आरएमएस वेलोसिटी के बारे में बता देती हूँ कि वो क्या होता है। इसको इरेज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब बात करते हैं आरएमएस वेलोसिटी। काइनेटिक गैस इक्वेशन अभी हमने पीछे की थी, P इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्केयर RMS अपॉन वॉल्यूम। यानी कि RMS वैल्यू की बात करें, अगर वेलोसिटी की RMS वैल्यू की बात करी जाए तो उसके लिए हमारे पास होता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर, यानी सो ऑन अपॉन n आ जाएगा। यानी कि इसको हम बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं। आरएमएस वेलोसिटी एक गैस मॉलिक्यूल की सिंपल फॉर्मूले याद रखोगे, म्यू आरएमएस इज इक्वल टू, ये मीटर पर सेकंड में लेते हैं हम इसको, √3 RI अपॉन m, ये हमारे पास होता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आर की वैल्यू की 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये हमारे पास होता है। टेम्परेचर की अगर बात करी जाए 3RT, टी है ये यहाँ पे टेम्परेचर की बात करी जाए तो केल्विन में, बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है, खैर फिर भी बता रही हूँ। मोलर मास इन केजी फॉर्मूला है सिंपल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखोगे, म्यू RMS इज इक्वल टू √3 KT अपॉन m। यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे r था, r के प्लेस पे k, और यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल m, यानी कि गिवन मास, या मोलर मास या गिवन मास, राइट। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है, मास होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल का इन kg। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर या डेंसिटी की टर्म्स में अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ pressure and density, so D is equal to PM अपॉन RT, राइट। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, RT अपॉन M इज इक्वल टू D अपॉन P, यानी कि म्यू RMS इज इक्वल टू √3 RT अपॉन M। और इसके कंटेक्स्ट में बात करें जाए, म्यू RMS इज इक्वल टू √3P, यहाँ पे P आ जाएगा हमारे पास, RT के प्लेस पे क्या आएगा P, √3P अपॉन यहाँ पे क्या आ गया D अपॉन डी, ये फॉर्मूले होते हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही हो तो बिल्कुल यहाँ पे बस 3 फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं, एक साथ लिख दे रही हूँ, रट लो इनको। म्यू RMS इज इक्वल टू √3 RT अपॉन m, म्यू RMS इज इक्वल टू √3 KT अपॉन m, म्यू RMS इज इक्वल टू √3P अपॉन डी। 3 फॉर्मूले हैं वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी के, तीनों फॉर्मूले अब आपको ये याद रखनी है। ठीक है, एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको अच्छे से अभी याद रख लो। ठीक है, पोज करके याद कर लो अभी यहीं पे, आगे क्वेश्चंस में हमारी बहुत मदद होगी अगर आप ये फॉर्मूले अभी याद करके चलोगे। मोलिकुलर वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी,
यानी कि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, हालांकि तो बहुत कॉमन फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, अपॉन n। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, √8RT अपॉन पाई m। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है एवरेज वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में, और इसी के साथ साथ √8KT अपॉन पाई m, और एक फॉर्मूला √8P अपॉन पाई d। ये फॉर्मूले आप याद रखोगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक और टर्म यहाँ पे हमारे पास आती है इससे रिलेटेड, उसका भी फॉर्मूला आप याद रख लो अभी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एमपीएस। एमपीएस से हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं √2RT अपॉन m इज इक्वल टू √2KT अपॉन m। ये सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिख रही हूँ और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड फॉर्मूले, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना। उसके बाद एक मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है, जिसके अनुसार आपको सिर्फ वो ऑर्डर याद रख लेना है। यानी आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा, सबसे पहले इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। ये अपना मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार ऐसा है। और आप इसको याद कैसे रख सकते हो, RAM ट्रिक, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मीन फ्री पाथ होता क्या, या ये समझो, ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल। एवरेज डिस्टेंस जो कि एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। यानी कि देखो, जैसे कि अब मेरे पास ये है दो मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो भी, ये दो जो मॉलिक्यूल है इनके बीच का जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हम λ1 से, यानी कि मीन फ्री पाथ जो होता है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हो गया। इन दोनों के बीच का इसको λ2 बोल देंगे। इन दोनों के बीच का कोलिजन डिस्टेंस ट्रेवल्ड λ3, ठीक है। यहाँ पे λ4, ये मान लो λn कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला होगा λm इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस Δn अपॉन n। यानी कि Δm इज इक्वल टू 1 अपॉन √2n पाई d स्क्वेयर। ये सिंपली फॉर्मूला याद रख लेना आपको इसका, ठीक है। ये क्या है, मीन फ्री पाथ। ये d स्क्वेयर क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है, n से क्या मतलब है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटीज को हम बोल सकते हैं। सो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। इसी के साथ जितना भी बेसिक्स था इस चैप्टर का, यानी इस चैप्टर की काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर की, मैंने आपको रिवीजन करा दी है। अब जो है हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मुझे अब उम्मीद है कि अगर आपने ये फॉर्मूले कुछ साथ के साथ याद किए हैं तो ईजिली आप उनको सोल्व कर भी पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ सिलेंडर कंटेन्स, एक सिलेंडर है जो कंटेन करता है हाइड्रोजन गैस को एट प्रेशर, कितने प्रेशर पे, 249 केल्विन पास्कल, मतलब कि ये हमारे पास किलो पास्कल, इतने प्रेशर पे जो है एक सिलेंडर हाइड्रोजन गैस को कंटेन करता है। और टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इट्स डेंसिटी निकालनी, आर की वैल्यू दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपली, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से इसको थोड़ा सा इससे रिगार्डिंग, अगर इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास और क्वेश्चन आएंगे तो उसको बार बार ऐसे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। वही जो मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉर्मूला आपको याद रखना, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। गिवन प्रेशर कितना है, 249 किलो पास्कल, यानी कि इसको हम किलो पास्कल को हमेशा आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 249 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट क्या है ये, टू 49 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मास जो है हाइड्रोजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन
यानी कि कितना है 2 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम को केजी में 2 इंटू 10⁻³ kg। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 + 273। ऑब्वियसली हम केल्विन में इसको जो है हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम हमेशा कंसीडर करते हैं जो कि केल्विन में होता है। तो जो भी आपको दे रखा हो सेल्सियस में उसमें आपको 273 हमेशा ऐड कर देना है। अब आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करोगे, पीवी इज इक्वल टू nRT, और इसके आगे मैंने आपको अच्छे से सारे डेंसिटी वाले फॉर्मूले बताए थे। यानी कि क्या था इसमें, PM इज इक्वल टू रो RT, ये डेंसिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी कि रो इज इक्वल टू, आप सिंपल, अगर आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता तो आपको ये सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं फिर से डिटेल में बता रही हूँ। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी के प्रेशर आपको दे रखा है, मास यहाँ पे हमें दे रखा है, आर की वैल्यू आपको पता होगी, मैंने बोला था आप याद रख लेना, 8.3 आप कंसीडर करो, और यहाँ पे 300 आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.2 kg/m³। ये आंसर आएगा, इसको आप सोल्व करोगे जब, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 0.2 kg, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दो वेसल्स हैं सेपरेटली कंटेन, अलग अलग वो अपना दो आइडियल गैसेस कंटेन करते हैं, ए और बी, सेम टेम्परेचर पे। तो जो प्रेशर है ए का बीइंग ट्वाइस, प्रेशर जो है ए का बीइंग ट्वाइस दैट, मतलब बी के कंपैरिजन में जो ए का प्रेशर है वो 2 गुना है। अंडर सच कंडीशंस जो डेंसिटी है ए की इज फाउंड टू बी, वो कितनी पाई गई, 1.5 टाइम्स, मतलब कि बी के कंपैरिजन में 1.5 गुना ज्यादा ए की डेंसिटी भी पाई गई। रेशियो बताना है मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी का, इन दोनों का मोलिकुलर वेट की रेशियो कितनी होगी वो बताना है। तो यहीं पे मैं बता देती हूँ, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। सो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ρA/ma/RT, वही फॉर्मूला जो अभी हमने किया था। सिंपली PV के लिए ρB/mB/RT, राइट। क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, आप क्वेश्चन की सारे एनालिसिस यहाँ पे यूज करेंगे, PA/ma/ ये ρB/mB, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना ज्यादा थी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ MB इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, यानी कि MA/MB इज इक्वल टू 3/4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन, ये जो हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम दे रखा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर 1 और प्रेशर 2 के बीच में क्या रिलेशन है, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ये θ1 है, ये θ2 है। देखो ये P1 है, यानी कि इतनी इसकी ये वॉल्यूम यहाँ पर, तो देखो जो वॉल्यूम है वो अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एज वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है, सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। देखो वॉल्यूम देख पा रहे हो आप, कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है हमारी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, प्रेशर 1 जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2, यानी कि ऑब्वियसली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो प्रेशर भी किसका ज्यादा होगा, P1 का ज्यादा होगा, राइट। ये जो हमने ये से एक स्लो पढ़ा था उसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है, जो प्रेशर होता है गिवन मास ऑफ गैस का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा ये चीज, ये हम करके आ चुके हैं, मैंने इस वजह से आपको जो है वहीं पे समझा दी थी ये चीज। आगे देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू है किसकी, डेंसिटी की, एक फिक्स्ड मास जो है आइडियल गैस के एक फिक्स्ड मास की जो डेंसिटी की वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस पे, इज डिवाइडेड बाय, वो उसके प्रेशर x के द्वारा डिवाइडेड है, एट 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस पे दिस रेशियो इज, इस रेशियो का क्या होगा। तो देखो जो मास है गैस का Bm, लेट द मास ऑफ गैस Bm, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड। सो डेंसिटी ऑफ गैस यानी कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होगा हमारे पास नाउ, रो अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन PV इज इक्वल टू m अपॉन nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT ये होता है हमारे पास इसके अनुसार। सो m अपॉन ये हमारे पास क्या है nRT, ये इज इक्वल टू x, क्वेश्चन के अनुसार प्रेशर से क्या है डिवाइड हो रखी है, इज इक्वल टू x। सो xt इज इक्वल टू
कांस्टेंट एक्स टी हमारे पास क्या है इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि x1 t1 इज इक्वल टू x2 t2 ये आ गया। तो x2 को जो हम बाहर निकाल लेंगे क्या आएगा, x1 t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 283 अपॉन 383, 283 अपॉन 383 इंटू एक्स, यानी कि टेम्परेचर 1 हमारे पास 283 दे रखा था और टेम्परेचर 2 कितना दे रखा था 383 केल्विन, ये हमें दे रखा था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू x1 t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 283 अपॉन 383x, ये हमारे पास आया। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज D1। नेक्स्ट है, जब वॉल्यूम किसी भी सिस्टम की उसको हम 2 गुना इंक्रीज कर दें, उसका टेम्परेचर जो है जितना पहले था इनिशियल था उसका आधा हो जाए, तो प्रेशर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर 1/4 टाइम्स जो है, मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर जो है वो 1/4 टाइम हो जाएगा अपना इनिशियल का, ठीक है, मतलब इतना इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, याद रखना है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप क्या करोगे, उसको बढ़ाओगे, वॉल्यूम को 2 गुना कर दोगे, टेम्परेचर को आधा कर दोगे, प्रेशर 1/4 टाइम हो जाएगा। इक्वेशन जो है ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए एट प्रेशर P पे और टेम्परेचर T पे जब वो ऑक्यूपाई करता है एक वॉल्यूम V को, विल बी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास पूछा गया है। देखो हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या दे रखा 5/33, ऑक्सीजन का क्या होता है मोलर मास 32 होता है, गिवन मास 5, ठीक है। इसको हम करेंगे तो PV इज इक्वल टू n के प्लेस पे 5/32 RT, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया P, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक गैस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज अलाउड टू एक्सपेंड, उसको जो है एक्सपेंशन के लिए अलाउ कर दिया गया, यानी फैल सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर वॉल्यूम जो है उसके 10 टाइम्स जो है उसकी इनिशियल वॉल्यूम की हो जाए, बन जाए, तो फाइनल टेम्परेचर बिकम, फाइनल टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो गिवन जो इनिशियल टेम्परेचर है किसका, गिवन क्या है, हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। जब इसमें हम 277 ऐड करेंगे तो यानी कि केल्विन, ऑब्वियसली हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही लेते हैं। इनिशियल प्रेशर यानी P1 कितना दे रखा है 30 atm, इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 कितनी है V, और फाइनल प्रेशर यानी P2 1 atm, और फाइनल वॉल्यूम यानी V2 कितनी है 10 V। हम जानते हैं जो जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसके अनुसार क्या होता है, जब हमें सारी वैल्यूज दे रखो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा क्या -173 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है कोरस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, इक्वेशन ऑफ स्टेट बतानी है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कोरस्पॉन्ड करे। देखो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है इक्विवेलेंट होता है 1/4 मोल, ठीक है, यानी कि PV इज इक्वल टू 1/4 RT। ये हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, देखो 8 जो है इसका हमारे पास दिया जाता है और मोलर मास कितना होता है 32, यानी 8 1 जा 8 4 जा, तो क्या हो गया 1/4, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे आपने प्रिसाइज डिवीजन कर लिया उसकी, यानी RT/4, या इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/4 RT, क्या हो गया RT/4, एक ही बात है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्या मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, बहुत बार लिखी थी, मैंने बताया था, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर है इज इंक्रीज, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, कोलिजन्स ऑन वॉल विल बी लेस, नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ कोलिजन जो है पर यूनिट जो है पर यूनिट टाइम इंक्रीज होंगे, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ गया, अब जो मॉलिक्यूल्स थे उनके जो कोलिजन की कैपेसिटी है वो भी तो बड़ी होगी ना। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ गैस, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, जो टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है फिल्ड इन अ कंटेनर, कंटेनर में जब उसको हम फिल करते हैं, वुड लीड टू, उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया। तो देखो इंक्रीज इन इट्स मास नहीं, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू F/2 nRT, एज जो U है इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर में वुड लीड टू दैट, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस की उसमें भी इंक्रीज आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास इस फॉर्मूले के अनुसार।
एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो आरएमएस स्पीड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वो जस्ट सफिशिएंट, मतलब इतनी उसके अंदर सफिशिएंसी आ जाएगी कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर सके। कितने टेम्परेचर पे? मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, थोड़ा सा स्पेस बना के कर लेंगे। लेट एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी पे जो आरएमएस स्पीड है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स become just sufficient for escaping from the Earth's atmosphere। यानी कि एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू होती है आपको याद रखनी है अर्थ की, वो होती है 11,200 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू याद रखोगे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू, यानी कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3 kBT अपॉन जो ऑक्सीजन का मास दे रखा होता है, केबी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि आपके पास गिवन है। सारी वैल्यूज आपको पता है तो इज इक्वल टू आंसर। वैसे अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को मतलब ऐसे ही याद रख सकते हो क्योंकि ये वैल्यू बदलती नहीं है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की वो सेम रहती है। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखना। तो जब आप सारी वैल्यूज जो है, हाँ यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने लिख दिया था, वो बताना भूल गई। तो आप सारी वैल्यूज जो है इसमें पुट करोगे, आपको केबी की भी दे रखी है, टेम्परेचर आपको पता है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 8.360 इंटू 10⁴ केल्विन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है गिवन मास ऑफ गैस के है, उनकी जो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो कितनी है, 200 मीटर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर गैस का रिस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस और 0.05 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो आरएमएस वेलोसिटी बतानी है उसके मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी। देखो V1 हमें कितना दे रखा है, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 27 + 273 इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 केल्विन। T2 टेम्परेचर कितना, 127 डिग्री सेल्सियस, 127 + 273 इज इक्वल टू 400 केल्विन। वेलोसिटी 2 निकालनी है हमें, तो RMS वेलोसिटी जो है उसके अनुसार वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रूट टेम्परेचर के, √T के, यानी कि V2 अपॉन 200 इज इक्वल टू कितना, √400 अपॉन 300 गिवन हमें वैल्यूज। सो V2 इज इक्वल टू 200 इंटू 2 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आप V2 की वैल्यू निकालोगे, V2 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 400 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर कितना, V2 इज इक्वल टू 400 अपॉन √3, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एक वेसल में जो गैस है इज एट अ प्रेशर, वो प्रेशर P पे है, अगर मास सभी मॉलिक्यूल्स का, उसको मास को, सभी मॉलिक्यूल्स के मास को हम आधा कर दें और उनकी जो स्पीड है उसको डबल कर दे, तो रिजल्टेंट प्रेशर विल बी, रिजल्टेंट प्रेशर क्या आएगा, क्या उसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ। देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 m, एक मिनट, mn/v इंटू वी स्क्वेयर RMS, ये RMS वेलोसिटी है। m जो स्मॉल m यहाँ पे हमारे पास है, ये मास है हर एक मॉलिक्यूल का, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, v वॉल्यूम ऑफ गैस है। जब मास को हम आधा कर दे और स्पीड को डबल कर दे, उसके बाद जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा यानी कि P डैश इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 मास कितना हो गया, आधा, यानी m/2 इंटू n/v, ये कितनी हो गई RMS, इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, डबल हो गया, यानी कि 2v RMS का होल स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे, 2p, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, दोगुना, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 0 केल्विन पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, कौन सी प्रॉपर्टी जो है गैस की वो 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी 0, तो हमारे पास जो है मोशन है मॉलिक्यूल का बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। टेम्परेचर 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, बात कर चुके।
टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो 27 डिग्री से 927 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। रूट मीन स्क्वायर स्पीड उसकी कितनी होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था VRMS जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू √3। एज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 300 केल्विन से 1200 केल्विन, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे इजिली, तो दैट इज 4 टाइम्स, यानी कि 300 से 1200 की बात करेंगे तो 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो VRMS जो है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी कि गेट्स डबल, यानी कि 16 का डी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। इफ सी एस बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड, सी एस जो है साउंड की वेलोसिटी है एयर में, और सी जो है RMS वेलोसिटी है, देन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूँ तो सी एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस यानी कि सी की बात करूँ, RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √3p अपॉन रो। दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, यानी कि सी एस अपॉन सी इज इक्वल टू करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी इंटू रूट गामा अपॉन 3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आएगा सी एस इज इक्वल टू सी इंटू गामा अपॉन 3 रेज टू पावर 1 अपॉन 2। ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दोनों लिख के दोनों को आपने इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट रिलेशन बताना है प्रेशर और एनर्जी ऑफ गैस के बीच का। सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया, क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ई, या काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे या ई हमें याद रखा है। इस वजह से मैंने कहा था फॉर्मूले आप इस चैप्टर के रट लेना, फॉर्मूले वाइज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं। 3 कंटेनर है सेम वॉल्यूम के, कंटेन करते हैं 3 डिफरेंट गैसेस को। जो मासेस है मॉलिक्यूल्स का वो M1 M2 और M3 है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके रिस्पेक्टिव कंटेनर में वो N1 N2 और N3 है। गैस का जो प्रेशर है कंटेनर में वो P1 P2 और P3 रिस्पेक्टिवली है। जितनी भी गैसेस हैं वो अब मिक्स्ड उनको मिक्स कर दिया गया और पुट इन वन ऑफ दिस कंटेनर, और उनमें से एक कंटेनर में उसको रख दिया गया। प्रेशर P बताना है मिक्सचर का क्या होगा। प्रेशर भी देखो जितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है उतना इजी क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार क्या होता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली सी आ गया। यहाँ पे बस डेल्टन्स का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें अप्लाई करना है, जिसके अनुसार तीनों प्रेशर जो है कांस्टेंट होते हैं। यानी कि डेल्टन्स का जो लॉ है वो वैलिड होता है। कब वैलिड होगा? सिर्फ और सिर्फ तभी जब गैस जो है वो कैसी होंगी? नॉन रिएक्टिंग होंगी। नॉन रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी गैस, तो ऐसा हो सकता है। फॉर एन नॉन रिएक्टिंग गैसेस P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, मतलब Pn तक मान ले। P क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। P1 P2 और P3 और Pn तक सोन, मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं? पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट गैस का। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस, ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास है n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास, मतलब जो n मॉलिक्यूल्स है सभी मास m के हैं ऑफ गैस A, और एंड 2n मॉलिक्यूल्स जो हैं ईच ऑफ मास 2m ऑफ गैस B आर कंटेंट सेम वेसल में वो कंटेंट है विच इज मेंटेन, जो कि टेम्परेचर T पे मेंटेन है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल B टाइप की वो कितनी है? V स्क्वायर, और जो मीन स्क्वायर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ V का, वेलोसिटी ऑफ A टाइप का डिनोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। क्या आएगा इन दोनों के बीच का रिलेशन? देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो A टाइप मॉलिक्यूल की है उसके अनुसार ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी एंगुलर वेलोसिटी होती है 3 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर हाफ m 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ 2m इंटू वी का स्क्वायर। दस दिस गिव्स की जो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अपॉन इज इक्वल टू 2/3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट होगा। जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एक दो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे बता देती हूँ इससे रिलेटेड। जो वेपर प्रेशर होता है वो कभी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या बोला? जो वेपर प्रेशर होता है वो कभी भी कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना है उसके ऊपर वेपर प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ वेपर प्रेशर हमेशा टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर अलोन। मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस, वो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला शायद उसका बता ही दिया था। ये मैं आपको जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ एक बार फिर से। ये जो हमारे पास क्या मीन फ्री पाथ होता है फॉर अ गैस, लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना होगा? 1/√2n πd स्क्वायर, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला, राइट।
बाकी इजी चैप्टर है हमारे पास। ये गामा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम अपना CP/CV थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आप वहाँ पे देख सकते हो, हमने फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स कवर कर लिया है, जहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर भी आपको डिटेल में वैसे बता दिया। डिटेल में नहीं, काफ़ी अच्छे से उसकी रिवीजन भी करा दी थी, और उसके PYQs भी हमने कर लिए थे सोल्व। तो इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं। चैप्टर भी मैंने आपको एक रिविजन दे दिया चैप्टर की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।